हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, हम लोग आज टेस्ट सीरीज मिशन जेआरएफ का पार्ट नंबर 7 प्रैक्टिस लगाएंगे, जिसमें हम कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बाद में हम इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी ये नहीं फिक्स है कि 20 क्वेश्चन ही हम प्रैक्टिस करेंगे। बाद में इन पर हम 100 क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस लगाते जाएंगे। जैसे जैसे हमारा एग्ज़ाम पास आता जाएगा, क्वेश्चंस की नंबर्स को हम बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो आज का 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और इन 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर लगाएं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन एग्जाम्स में आपके 20 क्वेश्चन काम आने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत की विदेश नीति के इतिहास के किस चरण में परमाणु परीक्षण का संचालन और अप्रसार संधि को छोड़ना पड़ा था? तो इसमें पूछा गया है कि भारत की विदेश नीति का इतिहास जो रहा है, उसके किस चरण में भारत ने परमाणु परीक्षण और परमाणु संचालन के अप्रसार को संधि को भारत ने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये चरण है 1970 से 1989 का, यानी तीसरा चरण भारतीय विदेश नीति का है, जिसमें भारत ने परमाणु परीक्षण का संचालन और अप्रसार संधि को तोड़ दिया था। यानी कि परमाणु परीक्षण के लिए भारत आतुर था। परमाणु अप्रसार को भारत जो अप्रसार करने की जो नीति थी कि विश्व में परमाणु का संचार ना हो, तो भारत ने उस नीति को ना माना, क्योंकि इस समय तक भारत का पड़ोसी देश चाइना जो है, उसने बहुत पहले ही भारत से परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो भारत के पास एक मजबूरी थी कि भारत को भी परमाणु परीक्षण करना चाहिए था। तो इसीलिए इसने अप्रसार जो परमाणु संधि की नीति थी, उसको इसने तीसरे चरण में नहीं माना। आपने देखा होगा कि 1974 में जो है स्माइलिंग बुद्धा नाम से जो अपना फर्स्ट एटॉमिक विस्फोट होता है या परमाणु परीक्षण होता है, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। का एग्जैक्ट डेट क्या है? 18 मई को हुआ था, 1974 को। ठीक है, तो यही दशक था जो 70 से लेकर 89 तक का, जिसमें भारत ने अप्रसार परमाणु की नीति को पीछे किया और अपने परमाणु प्रसार की नीति को इसने आगे बढ़ाया और खुद परमाणु शक्ति बनने की कोशिश भारत यहाँ पर करता है। Which phase of the history of India foreign policy was characterized by the conduct of the nuclear test and the withdrawal from the non-proliferation treaty? भारत ने अपने आप को किस हिस्ट्री के फेज में नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी से अपने आप को जो है एनपीटी कह सकते हैं इसको, एनपीटी, ठीक है, एनपीटी से अपने आप को भारत ने कब अलग किया? तो विड्रॉ किया तो 1970 से 1989 के बीच में। कुछ क्वेश्चन आपको बहुत इजी दिखेंगे, बहुत छोटे क्वेश्चन होंगे, लेकिन वही है ना कि गाजर और स्टिक वाली बात हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि इजी क्वेश्चन एक दो यहाँ पर ऐड करने का मतलब यही होता है कि आप लोग थोड़ा सा डीमोटिवेट ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नेम 2.0 या 2.0 का जीरो दस्तावेज किसके द्वारा तैयार किया गया था? ठीक है, नेम 2.0 या 2.0 किसके द्वारा तैयार किया गया था? क्या नीति आयोग ने तैयार किया, या विदेश मंत्रालय ने, या विचारकों के समूह ने, या आर्थिक मामलों का विभाग? किसने नेम 2.0 तैयार किया? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा विचारकों का एक समूह, ठीक है, थिंक टैंक ने 2.0 तैयार किया। नेम 2.0 को इन्होंने तैयार किया। द नेम 2.0 document was prepared by the think tank. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि 1947 से लेकर 1962 तक, यानी 1947 से 1962 के चरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की विदेश नीति के संबंध में महत्वपूर्ण पहलुओं की विशेषता को बताता है?
तो बताइए कि क्या 1947 से लेकर 1962 तक इंदिरा गांधी उस समय या इस चरण में विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थी? तो गलत हो जाएगा। इस समय नेहरू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री भी इस समय नहीं बनी थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत हो जाएगा आपका। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। उस समय देश की विदेश नीति की नींव जो थी गुटनिरपेक्षता थी। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 1947 से लेकर 1962 का जो दौर था, ये गुटनिरपेक्षता का एक बहुत ही कह सकते हैं चरम या बहुत ही बेहतर समय था। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इस हिसाब से केवल दो सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। Which one of the following characterized the important aspects of India's foreign policy during the 1947 to 1962 phase? Indira Gandhi was a key figure in the foreign policy during this phase. तो नहीं, इंदिरा गांधी का कोई रोल नहीं था 1947 से लेकर 1962 तक। इस समय जो रोल था फॉरेन पॉलिसी में वो जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन पॉलिसी एट द टाइम वॉज अ नॉन अलाइनमेंट। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय जो था भारत की फॉरेन पॉलिसी का जो फाउंडेशन था वो नेम था, गुटनिरपेक्षता थी। तो बिल्कुल सही है, इस हिसाब से ओनली बी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है, पहला आपका गलत है। चलिए, भारत की पड़ोसी नीति, पड़ोसी प्रथम नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की जो पड़ोसी प्रथम की नीति है, यानी कि भारत पड़ोसियों के साथ पहले संबंध को आगे बढ़ाने के लिए आएगा और बदले में उनसे जो है किसी प्रकार की कोई रिटर्न में कोई उपेक्षा नहीं करेगा, कोई उम्मीद नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भारत की पड़ोसी नीति जो है, इस पर विचार करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। 2014 में इसे लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के निकटतम पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित करना था। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो भारत की पड़ोसी प्रथम नीति है ये 2014 में नहीं बल्कि 2008 में लॉन्च किया गया था। ध्यान रखना, 2008 में लॉन्च किया गया था। पड़ोसी प्रथम भारत की विदेश नीति का प्रमुख घटक रहा है। तो बिल्कुल सही है, चाहे आप देखें गुजराल सिद्धांत में आप देख लें, चाहे गुजराल सिद्धांत में भी पड़ोसी राज्यों को एक तरफा छूट देने की बात की गई। पड़ोसी राज्यों को जो है बहुत अधिक पैमाने पर छूट दी गई। फिर आप देखेंगे 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो अपने भूटान का दौरा करते हैं, पड़ोसी राज्यों का दौरा करते हैं। तो ऐसे करके वो पड़ोसियों को प्रथम रखने की बात करते हैं, जिससे कि जो एक बिग ब्रदर सिंड्रोम का कॉन्सेप्ट है, जो छोटे छोटे भारत के पड़ोसी देश हैं वो डरते हैं भारत से। तो इस संदर्भ में वो डरे ना, वो भारत को अपना भाई माने। ठीक है, तो गलत कथन पूछा गया है, तो गलत कौन सा है? तो गलत पहला वाला कथन है, दूसरा सही है। ठीक है, गलत जो है पहला कथन है, तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग विद द रेफरेंस टू इंडियाज नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2014। तो गलत हो जाएगा, यह 2008 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, टू द एम टू एक्टिव फोकस टू इम्प्रूविंग रिलेशन विद द इंडियाज इमीडिएट नाइबर्स। इसका उद्देश्य तो सही है कि अपने जो इसके नाइबर्स हैं, इनके नाइबर्स के साथ में अपना रिलेशन को बढ़िया करना, इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें तो सही है, लेकिन ये 2014 में लॉन्च नहीं हुआ था। नाइबरहुड फर्स्ट हैज बीन की इंपॉर्टेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो बिल्कुल सही है। तो गलत क्वेश्चन पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन सा है? तो इनकरेक्ट आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगे। भारत की पड़ोस
पहले की नीति जो है, पड़ोसी पहले की नीति जो है 2014 में शुरू नहीं की गई थी, बल्कि यह कई वर्षों से भारत की विदेश नीति में एक सुसंगत और सतत दृष्टिकोण रहा है। ठीक है, तो ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। आप 1997 में देखें, 1996 में देखें, या उसके पहले भी देखेंगे, तो भी पड़ोसी देशों की भारत की जो नीति रही वो स्टार्टिंग से चली आ रही है, लेकिन ऑफिशियल इसका जो डिक्लेरेशन हुआ है वो 2008 में किया गया था। ठीक है, विदेश मामलों की स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष थे श्री पीपी चौधरी, ठीक है, इन्होंने 25 जुलाई 2023 को भारत की पड़ोस पहले की नीति पर अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। पड़ोस पहले या पड़ोसी पहले की नीति की अवधारणा 2008 के अस्तित्व में आई, तो ये 2008 में आई, ध्यान रखना है। India's neighborhood first policy was not launched in 2014, rather it has been the consistency of the country's approach in the India's foreign policy for many years। तो बहुत पहले से ही भारत की फॉरेन पॉलिसी में इसका अप्रोच चलता रहा है, लेकिन ये लॉन्च की बात की जाए तो लॉन्च ये 2008 में लॉन्च की गई थी। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है सार्क में, ठीक है, सार्क की स्थापना कब होती है? 1985 में। ठीक है, सार्क में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका सदस्य के रूप में शामिल है। तो क्या सार्क में चीन और अमेरिका सदस्य के रूप में हैं? इसमें सार्क के सदस्य हैं या नहीं है? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कथन को कितने सही तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, कितने सही तरीके से नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को आप एक जब कंसिस्टेंस माइंड से आप देखेंगे तो आपको चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है, तो सार्क में चीन शामिल नहीं है, अमेरिका शामिल नहीं है, ध्यान रखना। सार्क के मेंबर नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या गया है? सही है, तो पहला जिसमें जिसमें है वही वही गलत हो जाएगा। पहला देखिए, पहला है तो ये वाला चलो गलत हो गया, सभी तो सही नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन बचता है ए और डी। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं। कथन 2 है गुजराल सिद्धांत का प्रस्ताव पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री आई के गुजराल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो बिल्कुल सही है ठीक है, कथन 3 देखते हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी को 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बदल दिया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। लुक वेस्ट नीति पश्चिमी यूरोप के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर है। क्या ये बात सही है? लुक वेस्ट पॉलिसी, तो लुक वेस्ट पॉलिसी का संबंध जो है ये पश्चिमी यूरोपीय देशों से नहीं है, ये पश्चिम एशिया से है, ध्यान रखना, पश्चिम एशिया के देशों से है। ना कि पश्चिमी यूरोप। ठीक है, लुक वेस्ट पॉलिसी का संबंध पश्चिमी यूरोप से बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो लुक वेस्ट पॉलिसी का जो संबंध है वो जो है पश्चिम एशिया के देशों के साथ भारत के सामरिक संबंध, भारत के आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध कैसे बेहतर हो उसके रिगार्डिंग ये आई थी। ये आई थिंक 2005 में ये लुक वेस्ट पॉलिसी को लाया गया था। ठीक है तो कथन नंबर 2 और 3 आपके सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सार्क इंक्लूड्स चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज अ मेंबर, तो गलत है, इसके मेंबर्स नहीं है। गुजराल डॉक्ट्रिन वाज प्रपोज्ड बाय फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल, सही है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। स्टेटमेंट 3 है द लुक ईस्ट पॉलिसी वाज चेंज्ड इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, जो लुक ईस्ट पॉलिसी 1991 में आई थी, ठीक है, वही चेंज होकर के क्या बन गई? एक्ट ईस्ट पॉलिसी बन गई 2014 में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट 4 देखते हैं। लुक वेस्ट पॉलिसी फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग रिलेशन विद द वेस्टर्न यूरोप, तो वेस्टर्न यूरोप से नहीं होगा, वेस्टर्न एशिया से होगा। वेस्टर्न एशियन कंट्रीज जो हैं, पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के बेहतर संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए लुक वेस्ट पॉलिसी आई थी। तो स्टेटमेंट आपका
केवल 2 और 3 करेक्ट है, बाकी सारे स्टेटमेंट गलत है। थोड़ा सा गुजराल सिद्धांत के बारे में समझ लेते हैं। गुजराल सिद्धांत इंद्र कुमार गुजराल द्वारा तैयार किए गए 5 सिद्धांतों का क्या है, एक समूह है, जो 1996-97 में देवगौड़ा सरकार में जब ये विदेश मंत्री थे, ठीक है, तो जब ये विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, देवगौड़ा, ठीक है, और बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। यह सिद्धांत, जो गुजराल सिद्धांत है, शीत युद्ध के बाद के युग में भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, ठीक है। अब गुजराल सिद्धांत के 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको आप ध्यान रख लेना, इन पांचों को याद रखना है। गैर पारस्परिकता, ठीक है, भारत की पारस्परिकता की मांग, भारत जो है पारस्परिकता की मांग नहीं करेगा, बल्कि अच्छे विश्वास और विश्वास के साथ जो दे सकता है देगा और समायोजित करेगा। पड़ोसी देशों के साथ के संदर्भ में ये बात कही गई कि भारत जो है अपने पड़ोसी देशों को जितना दे पाएगा देगा और उनसे बदले की कोई उम्मीद नहीं करेगा। दूसरा, कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं होगा संबंध बनाने में, ठीक है। तीसरा है, कोई शर्त नहीं होगी। चौथा है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को आगे बढ़ाएगा। भारत जो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ अपने पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता, सम्मान, इन सब चीज़ों के मामले में, जो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, इसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। पारस्परिक हित और सम्मान की बात करेगा आपसी में, आपस में। तो ये 5 सिद्धांत हैं, आप इनको पांचों को याद रखेंगे। Gujaral doctrine is a set of 5 principles formulated by the Indra Kumar Gujral, who was the Minister of External Affairs in the देवगौड़ा गवर्नमेंट। ये 1996 में जब देवगौड़ा की सरकार थी, प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, तो उस समय ये देवगौड़ा की सरकार में इंद्र कुमार विदेश मंत्री थे, इंद्र कुमार गुजराल। तो विदेश मंत्री होने के साथ साथ इन्होंने वही सिद्धांत दिया, गुजराल सिद्धांत, ठीक है। तो इसके 5 जो सिद्धांत हैं, इनको याद रखेंगे। 5 प्रिंसिपल्स जो हैं, नॉन रेसिप्रोसिटी, दूसरा है नो बायलैटरल इश्यूज, तीसरा है नो कंडीशंस, चौथा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा इसमें, फिर म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट्स होगा। इस तरीके से 5 आपको याद रखना है, ठीक है। अब टैलबोट जसवंत सिंह वार्ता विदेश नीति के किस चरण के दौरान शुरू हुई थी, ठीक है। तो जसवंत सिंह भारत के विदेश मंत्री रह चुके हैं, और टैलबोट के बीच में ये अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, रह चुके हैं, और इनके बीच में टैलबोट और विदेश जसवंत सिंह के बीच में जो विदेश वार्ता या विदेश नीति को लेकर के जो वार्ताएं हुई हैं, वो किस चरण के दौरान हुई थी, तो ये जो है पहले 5वें चरण यानी 1998 से लेकर के 2011 के बीच में ये चरण की वार्ताएं संपन्न हुई हैं। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टैलबोट जसवंत सिंह टॉक्स टू प्लेस ड्यूरिंग द विच फेज ऑफ द फॉरेन पॉलिसी, तो 1998 से 2011। देखिए, विदेश नीति के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए भारत ने पोखरण पोखरण में परीक्षण किया 1998 मिशन शक्ति के नाम से, ठीक है। इसमें अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। पहला किया था 18 मई 1974 को, दूसरा 1998 को मई में ही किया, ठीक है। पहला परीक्षण और उस पर प्रतिक्रिया सतर्क थी, लेकिन दूसरे परीक्षण ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया कि भारत एक परमाणु सशस्त्र राज्य के रूप में विकसित हो गया है। अगला पॉइंट है, हालांकि अमेरिका ने शुरू में भारत के ऊपर नकारात्मक प्रतिबंध व्यक्त किया जब भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि लोकतांत्रिक भारत, इसकी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ अंततः एक सहयोगी हो सकता है, ठीक है। तो अमेरिका भी अब जो लंबे समय तक प्रतिबंध नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि भारत अब दुनिया का बढ़ता हुआ एक अर्थव्यवस्था है, बढ़ता हुआ लोकतांत्रिक देश है, तो अब इससे संबंध खराब करना अमेरिका के हित में भी नहीं था। तो इसलिए अमेरिका ने भी जल्दी जल्दी इन सारे प्रतिबंधों को हटा लिया। कब? जब अमेरिका में 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तो इस संदर्भ में अमेरिका ने भी भारत के साथ अपना रुख बेहतर किया, अपना संबंधों को बेहतर करना स्टार्ट कर दिया। To use it in the new era of a foreign policy, India conducted its second nuclear test in at Pokhran 1998. The first test and the response to it were cousins, but the second test clearly demonstrated that India have evolved into the nuclear armed state. Although the US initially reacted negatively to the sanction, it soon becomes clear that the democratic India with the population and rapidly growth economy
कुड इवेंचुअली बी एन एलाई। ठीक है, तो अमेरिका के लिए भी बहुत लंबे समय तक भारत से जो है दुश्मनी करना या उसके ऊपर सैंक्शन लगाना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि इंडिया क्या है, इमर्जिंग कंट्रीज है, चाहे वो इकोनॉमिक सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो पॉपुलेशन के सेक्टर में देख लीजिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज के सेक्टर में देख लीजिए। तो भारत का जो एक ग्रो हो रहा है, उस ग्रो को देखते हुए अमेरिका ने भारत के ऊपर से सैंक्शन हटा लिए। किस भारतीय नेता ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो बहुत इजी है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जवाहरलाल नेहरू। गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में भारत की परमाणु नीति का क्या महत्व है? ठीक है, गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में भारत की परमाणु नीति का क्या महत्व है? भारत आक्रामक परमाणु नीति के प्रसार को बढ़ाता है, तो गलत। भारत परमाणु निरस्त्रीकरण की नीति का पालन करता है। गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में उस समय तो भारत ने एक समय में परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन नहीं किया, लेकिन करता है वैसे। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। भारत अप्रसार और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की वकालत करता है, तो ये सबसे बेहतर आंसर होगा आपका। भारत परमाणु महाशक्तियों के साथ तालमेल का समर्थन करता है, तो नहीं। जो भारत की परमाणु नीति का, जो भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता का जो महत्व है, वो है कि भारत जो है परमाणु अप्रसार यानी परमाणु के प्रसार को रोकने की बात करता है, और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध की वकालत भी भारत करता है। भारत कहता है कि अपनी विदेश नीति में हम परमाणु का प्रसार अब नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास इतनी न्यूनतम विश्वसनीय शक्ति है कि हमारे ऊपर अगर कोई परमाणु अटैक करे तो हम उसका मुकाबला बहुत ही आसानी से कर सके और अपने जो टारगेट पर एक विध्वंस उत्पन्न कर पाए हम। ठीक है, तो ये चीज जो है भारत के विकल्प के संदर्भ में तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। What is the significance of India's nuclear policy in that the context of a non-alignment? So India advocates the non-proliferation and the credible minimum deterrence. अब देखिए, भारत की परमाणु नीति की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसको याद कर लेना। नो फर्स्ट यूज, यानी ये पहले किसी के ऊपर यूज नहीं करेगा। विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध बना के रखेगा। ठीक है, अप्रसार प्रतिबद्धता है, ये किसी को अपना ये परमाणु तकनीकी नहीं देगा। नागरिक परमाणु समझौते के लिए ही नागरिक परमाणु समझौता करेगा ये, और किसी तरीके के सैनिक परमाणु समझौते के लिए कोई समझौता नहीं करेगा। और ये आगे से किसी भी परीक्षण को आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है, 1958 के बाद में जब इसने अपना परमाणु नीति की जब घोषणा की गई, तो भारत के संदर्भ में नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये सारे जो इतने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी रेड में करके लिखे गए हैं, इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप आराम से पढ़ते रहिएगा इनको। तो की प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर फॉरेन पॉलिसी, न्यूक्लियर पॉलिसी, तो नो फर्स्ट यूज है, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करता है, नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट है इसका, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है इसमें, टेस्टिंग मोरेटियम, तो आगे भी टेस्टिंग को लेकर के नहीं करेगा, टेस्टिंग पर रोक लगाएगा। ये सारी चीजें बात की गई है। भारत की लुक वेस्ट नीति, ठीक है, लुक वेस्ट नीति का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो पश्चिम एशिया के साथ, मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि लुक वेस्ट पॉलिसी का संबंध है पश्चिम एशिया से जुड़ा हुआ है, ना कि पश्चिमी यूरोप से। ठीक है, तो पश्चिम एशिया के साथ मल्टी सेक्टर में या बहुआयामी जुड़ाव को बढ़ाना है। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी गोल ऑफ इंडियाज लुक वेस्ट पॉलिसी? तो ये 2005 में लुक वेस्ट पॉलिसी आई है, 2005 में। मल्टी फेसेटेड एंगेजमेंट विद द वेस्ट एशिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। किन दो देशों की नौसेनाएं मलक्का जलडमरू में संयुक्त रूप से गश्त कर रही हैं या चक्कर लगा रही हैं? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सेनाएं हैं वो मलक्का जलडमरू या हिंद महासागर में संयुक्त रूप से जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में वो अपना एक राउंड करती रहती है, एक गश्त लगाती रहती हैं। नेवीज ऑफ विच टू कंट्रीज आर जॉइंटली पेट्रोलिंग एट द स्ट्रेट ऑफ मलक्का? तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के मुख्य आयात भागीदार अमेरिका, चीन, अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और स्विट्जरलैंड है। तो ठीक है, ऑप्शन सही हो सकता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत के मुख्य निर्यात भागीदार अमेरिका,
सॉरी संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सिंगापुर, चीन है। तो बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद सॉरी भारत द्वारा विदेश नीति में नए व्यापारिक संबंध एवं नई रणनीतियां स्थापित की गई। तो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी का इंग्लिश वर्जन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है द मेन इंपोर्ट्स पार्टनर इंडिया के कौन कौन से हैं? चाइना है, यूएई है, यूएसए है, सऊदी अरेबिया है, स्विट्जरलैंड है। तो बिल्कुल करेक्ट है। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर कौन कौन है? भारत जहाँ पे अपना सामान बेचता है, यूएई को बेचता है, यूएसए को, सिंगापुर, चाइना, इन सबको बेचता है सामान। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, न्यू ट्रेड रिलेशन विद द पॉलिसीज इन फॉरेन ट्रेड वर द एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिया। तो आज़ादी के बाद भारत ने अपनी जो व्यापार नीतियां थी उसमें बदलाव किया और नए नए व्यापार नीतियों को उसने स्टैब्लिश किया। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं इसी के साथ। और यूएसएसआर के साथ भारत के संबंधों को एक महत्वपूर्ण रक्षा और रणनीतिक साझेदारी द्वारा चिन्हित किया गया था। तो बिल्कुल सही हो सकता है ये। अभी आगे देखते हैं कितने ऑप्शन आपके सही होंगे, ठीक है। फिर दूसरा है 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद यूएसए ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया, अमेरिका ने लगा दिया था। बिल्कुल सही है। भारत और चीन ने अपने सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। तो गलत है भैया, अभी आए दिन डोकलाम विवाद, कभी कोई विवाद, कभी कहीं विवाद। तो सीमा विवाद अभी पूरी तरीके से भारत और चीन के बीच सुलझा नहीं है सौहार्दपूर्ण तरीके से, अभी भी क्लैश है, समस्याएं हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है। Consider the following statement. India's relation with the USSR were marked by an important defense and a significant strategic partnership. ठीक है। तो भारत और यूएसएसआर के जो संबंध हैं वो ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लेकर के देखे जाते हैं। इंडिया द यूएसए इम्पोज सैंक्शन इंडिया आफ्टर द न्यूक्लियर टेस्ट 1998। तो सही बात है, जब भारत ने 1998 में मिशन शक्ति के नाम से जब परमाणु टेस्ट किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दिया। तो बिल्कुल सही बात है, 1 और 2 दोनों सही है। अब यहाँ पे थर्ड वाला है, थर्ड गलत है। इसमें क्या है कि इंडिया एंड चाइना हैव रिजॉल्व ऑल दियर बॉर्डर डिस्प्यूट एमिकेबली। तो नहीं भैया, डिस्प्यूट्स को इजिली इन्होंने सेटलमेंट नहीं किया है, डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहा है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन, कौन सा आसियान का संस्थापक सदस्य देश नहीं है? तो आपको मैंने बताया था जब पिछली वाली क्लास हमने पढ़ी थी, आसियान में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है और फिलीपींस है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये 5 जो है ये 5 जो है इसके आसियान के संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस। तो याद रख लेना नाम, एक बार हिंदी में देता हूं। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपींस, ये 5 जो हैं संस्थापक सदस्य हैं। तो इसमें से पूछा गया संस्थापक सदस्य आसियान का कौन से? तो मलेशिया है। कंबोडिया जो है ये सबसे लास्ट अंतिम सदस्य है ये, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फाउंडिंग इज अ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आसियान कंट्रीज। तो मलेशिया इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान कंट्रीज। देखिए आसियान के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड करने की कोशिश की है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 अगस्त 1967 की स्थापना होती है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का क्या है? एक संगठन है जिसे एशिया प्रशांत के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों के बीच बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था, ठीक है। आसियान संस्थापक के कौन कौन से देश थे जिन्होंने स्थापना की थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। तो ये 5 कंट्रीज ऐसे थे जो आसियान की स्थापना की है। बाद में 5 कंट्रीज और ऐड होती हैं जिसमें टोटल कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना ही 8 अगस्त को होती है। आसियान का एक जो है आइडल वाक्य है या आसियान का मोटो क्या है? वन विजन, एक दृष्टि, एक पहचान और एक समुदाय है, ये याद रखना है आपको।
इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रों के बीच संबंधों में न्याय और कानून के शासन के प्रति सम्मान और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के पालन करके क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक है। आसियान 8 अगस्त 1967 को इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है। इज द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। यह क्या है? एक क्षेत्रीय संगठन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो यह पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए ही इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई है। एंड ग्रोइंग टेंशन अमंग द पोस्ट कॉलोनियल स्टेट ऑफ एशिया पैसिफिक, जो आज़ादी के बाद या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स एशिया पैसिफिक में जो निकले हैं उनके बीच स्टेबिलिटी लाना, उनके बीच पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी है ना, इन सब चीज़ को लाने के लिए ही आसियान की स्टैब्लिशमेंट हुई है। तो आसियान के फाउंडिंग मेंबर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ठीक है। आसियान डे के रूप में 8 अगस्त को मनाया जाता है। आसियान का मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। इट्स एम टू प्रमोट द पीस एंड स्टेबिलिटी द रीजन बाय फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट द जस्टिस एंड द रूल ऑफ द लॉ। तो इसका एम क्या है? कि पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना। ठीक है। जस्टिस और रूल को लेकर के खास करके, और रिलेशन बिटवीन द नेशन एंड द अडेयरिंग इन द प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस का जो मोटिव है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों का पालन करना और उसके जो यूनो का जो आदर्श है उन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ना, जो उसके आइडल्स है। इसकी जो हेडक्वार्टर्स है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी यही क्वेश्चन नासुर बन जाते हैं। बहुत सारे बच्चे विदेश मंत्री को टिक कर देंगे, बहुत सारे राजदूत को, एम्बेसडर को कर देंगे, बहुत सारे राष्ट्रपति को कर देंगे, लेकिन सही ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। हु इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो प्राइम मिनिस्टर होता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है। भारत का हवाना घोषणा जो नैम को लेकर हुआ 1979 में हुआ है, बिल्कुल सही है। पोखरण का दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, बिल्कुल सही है। भारत का प्रथम परमाणु विस्फोट 1984, गलत है, बिल्कुल 1974, वो भी 18 मई को। मैंने एक फॉरेन पॉलिसी के ऊपर मैराथन क्लास पढ़ा रखी है, अगर वो मैराथन क्लास आप देख लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। और इसमें से कोई तो नहीं होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लॉयशन तो 1974, 18 मई 1974 को हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही होंगी, और भी क्वेश्चन ऐड कर दूंगा। ठीक है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में कथनों पर विचार करना है और सही कथन को बताना है। 1953 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अपने भाषण में वी.के. मेनन द्वारा गुटनिरपेक्षता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वी.के. मेनन ने 1953 में जो संयुक्त राष्ट्र में अपना एक इन्होंने डिबेट या भाषण दिया था, तो उसमें इन्होंने गुटनिरपेक्षता शब्द की पहली बार बात की थी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। बी वाला ऑप्शन देखते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का सबसे बड़ा राज्यों का समूह है। किसके बारे में? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है। तो संयुक्त राष्ट्र में 193 कंट्री है, यूएनओ में 193 देश हैं, लेकिन नैम में कितने देश हैं? नैम में 120 देश हैं। तो यूएनओ के बाद नैम दूसरा दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। तो यही तो पूछा गया है, तो बिल्कुल सही बात है। हाँ सही है भाई। तीसरा देखते हैं। भारत नैम का संस्थापक और सबसे बड़ा सदस्य देश भी है। ठीक है। तो जितने भी नैम में 120 देश हैं, इसमें सबसे बड़ा देश भी भारत है, सबसे बड़ी कंट्री है भारत, और इसका फाउंडर मेंबर भी भारत है नैम का। ठीक है। 7वें नैम शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने 1983 में नई दिल्ली में की थी। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। ए, बी एंड सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Consider the following statement regarding the non-alignment movement. The term non-alignment was the first used by V.K. Menon in his speech at the United Nations in the 1953. तो 1953 के यूनाइटेड नेशंस के स्पीच में V.K. मेनन ने सबसे पहले इस टर्म्स को यूज किया था, नॉन अलाइनमेंट टर्म्स। ठीक है। सेकेंड देखते हैं। बट
सॉरी सेकंड देखते हैं, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ चलिए सेकंड देखते हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, नेम के बारे में बात कर रहे हैं कि नेम क्या है, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ यूनाइटेड ग्रुप है ये ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो यूनाइटेड ये दूसरा क्या है, दूसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट स्टेट्स का ग्रुप है ये नेम जो है। ठीक है, क्योंकि इसमें 120 हैं और यूनाइटेड नेशंस में कितने हैं, 193। तो यही पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशंस के बाद सबसे बड़ा जो ग्रुप बना है वो कौन सा है, तो नेम है ये, बिल्कुल करेक्ट है। इंडिया इज द फाउंडिंग एंड लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द नेम, तो बिल्कुल सही है, भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है और भारत नेम का लार्जेस्ट कंट्री भी है। द 7th नेम समिट वाज हॉस्टेड बाय इंडिया इन द न्यू दिल्ली 1983 में, तो बिल्कुल सही है, ABC इज द करेक्ट ऑप्शन। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, जो कि काम की चीज़ है, मैं वही एक्सप्लेनेशन ऐड करता हूँ, अदरवाइज नहीं मैं ऐड करता हूँ, आपने देख लिया है। वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में अपने भाषण में वीके मेनन के द्वारा गुटनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग जो है किया गया था। अब देखिए सही कथन कौन कौन से इसमें, वीके मेनन एक भारतीय राजनीतिक, इनको वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण के दौरान गुटनिरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने का श्रेय दिया जाता है। नेम शब्द एक विदेश नीति के रुख को संदर्भित करता है, जिसने शीत युद्ध काल के दौरान दो महाशक्तियों की किसी महाशक्तियों के साथ गठबंधन नहीं करने पर जोर दिया। यानी कि नेम ने जो कोल्ड वॉर के टाइम में न तो अमेरिका, न तो यूएसए और ना ही यूएसएसआर दोनों के साथ जाने के लिए नेम ने मना किया, किसी भी के साथ भी हम सैन्य गठबंधन नहीं करेंगे या किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। नेम में कितने देश हैं, 120 सदस्य देश हैं और 17 पर्यवेक्षक देश हैं, ध्यान रखना इसको भी इंपॉर्टेंट है। इसके 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों में एक बनाता है। ठीक है, इसे भारत नेम का संस्थापक और सबसे बड़ा सदस्य देश भी है, बिल्कुल सही है। 7वें नेम शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने 1983 में नई दिल्ली में की थी, तो ये सही ऑप्शन सारे हैं, इनको याद रखना। द टर्म नॉन अलाइनमेंट was coined by B.K. Menon in his speech at the United Nations in 1953. B.K. Menon, an Indian diplomat, is credited with the having first used term. इन्हीं को क्रेडिट आता है कि इन्होंने फर्स्ट इस टर्म का यूज किया है, नेम या नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग द हिज स्पीच एट द यूनाइटेड नेशंस या यूनाइटेड नेशंस 1953। ठीक है, The term name refers at a foreign policy sentence that emphasizes not aligning with the other two superpowers during the Cold War era. तो नेम क्या करता है, नेम ने बोला कि कोल्ड वॉर के टाइम हम किसी भी पावर्स के साथ नहीं जाएंगे, चाहे वो यूएसएसआर हो चाहे यूएसए हो, किसी के साथ भी अपना अलाइनेशन हम नहीं बनाएंगे। नेम हैज 120 मेंबर्स एंड 17 ऑब्जर्वर स्टेट्स। इंडिया इज द फाउंडिंग एंड लार्जेस्ट मेंबर ऑफ अ नेम, बिल्कुल सही है। 7th नेम की समिट जो हुई है वो होस्ट की गई इंडिया के द्वारा 1993 में, वो भी न्यू दिल्ली में। 17 क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान किस वर्ष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 में आया हुआ है, यूपी पीजीटी का खासकर। ठीक है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है, भारत और पाकिस्तान किस वर्ष ऑफिशियली तौर पर, आधिकारिक तौर पर एससीओ में शामिल होते हैं, संघाई सहयोग संगठन में शामिल होते हैं, उसके सदस्य बनते हैं, तो 2017 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन विच ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान ऑफिशियली बिकेम द मेंबर स्टेट ऑफ अ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ 2017। एससीओ इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं बहुत ज़्यादा आपको, बस एक पढ़ के आप रीडिंग कर लेना, बाद में आपको थोड़ी चीज़ें समझ में आएगी। एससीओ की स्थापना जो हुई 15 जून 2001 को हुई। ठीक है, संघाई यानी कि चीन में हुई थी इसकी स्थापना। इसके संस्थापक सदस्य जो है चीन है, रूस है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो कभी कभी ऐसा पूछता है कि संघाई सहयोग परिषद का कौन सा संस्थापक सदस्य है या नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि अपने जो सदस्य राज्य हैं, जो इतने भी सदस्य इसके देश हैं, इनके बीच राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के मुद्दे पर सहयोग को बढ़ाना है। भारत और पाकिस्तान शुरू में यानी 2005 में इसके ऑब्जर्वर राज्य के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, पर्यवेक्षक कंट्री के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने पर्यवेक्षक के रूप में उन्होंने एससीओ की गतिविधि में सक्रिय रूप में भाग लिया और सदस्य राज्यों के साथ मिलकर विचार विमर्श में भी
इन्होंने पार्टिसिपेट किया। किसने? इंडिया और पाकिस्तान ने। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है एससीओ का? कि अपने सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना। जितने भी सदस्य देश हैं इसमें, इनके बीच क्या करना है? अपने सैनिक, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। अब देखिए, पर्यवेक्षक देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान ने एससीओ के पूर्ण सदस्य बनने में अपनी रुचि व्यक्त की। जो एससीओ के सदस्य, पर्यवेक्षक सदस्य 2005 में बन गए थे और इन्होंने पार्टिसिपेट करना 2005 से ही अच्छे तरीके से शुरू कर दिया और इन्होंने अपना रुचि दिखाना शुरू किया कि हमको भी परमानेंट मेंबर बना लिया जाए। फिर 9 जून 2017 को अस्ताना में एक शिखर सम्मेलन होता है एससीओ का, और इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों को इस संगठन में पूर्ण सदस्यता मिल गई। भारत की जो समर्थन की सदस्यता थी रूस ने कर दी कि रूस को बनना चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए चाइना ने कर दिया कि भाई चाइना को भी, चाइना ने कहा पाकिस्तान को भी बनना चाहिए, तो दोनों बन गए 9 जून 2017 को। इस कदम ने 8 देशों को, जो पहले 8 देशों का मेंबरशिप था, ये 8 देशों का संगठन था, तो अब इसमें विस्तार हुआ। जो है ईरान जो है आधिकारिक तौर पर इसमें 2023 में भी ईरान को इसका मेंबर बना लिया गया ऑफिशियली, और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? 9 सदस्य हैं। ईरान भी अब शामिल हो गया है। ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे एससीओ का संचालन जो है राष्ट्र अध्यक्ष परिषद, ठीक है, HSC करता है। ठीक है, HSC करता है, और जो इसका सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, तथा इसकी बैठक, एससीओ की बैठक 1 वर्ष में 1 बार होती है। ये भी ध्यान रखना, कभी एससीओ के बारे में अगला क्वेश्चन बन जाए तो आप यहाँ से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, आप इतना क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएगा तो आपका एससीओ का टॉपिक पूरी तरीके से तैयार हो गया। हाँ, ये बात अलग है, पहले इसको संघाई 5 के नाम से जानते थे, फलाना नाम, वो चीज़ें आप जब पढ़ना डिटेल में पढ़ लेना यार, अभी इतना तो आप कम से कम याद कर लो, है ना। बाकी चीज़ें आप आगे पढ़ते रहना, सीखते रहना चीज़ों को। इससे पहले भी तो आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, तो ऐसा तो है नहीं कुछ आपको नहीं आता। एससीओ कब स्टैब्लिश हुआ? 15 जून 2001 को। ठीक है, संघाई चाइना में स्टैब्लिश हुआ। इसके फाउंडर मेंबर में हैं चाइना, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो इसका एम क्या है? तो इसका एम है कि प्रमोट करना कोऑपरेशंस को, कोऑर्डिनेशन को, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, चाहे इकोनॉमिक हो चाहे वो सिक्योरिटी को लेकर हो, सारे कोऑपरेशंस को प्रमोट करना है अपने इन स्टेट्स मेंबर के बीच में। इंडिया और पाकिस्तान इनिशियली एससीओ के ऑब्जर्वर स्टेट ज्वाइन करते हैं 2005 में। ठीक है, फिर ये दोनों इंडिया और पाकिस्तान इंगेज हो जाते हैं इसमें, अपना इंटरेस्ट दिखाने लग जाते हैं। फिर आगे चल के 9 जून 2017 को जब आस्ताना में सबमिट होता है इसका, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इसमें फुल मेंबरशिप के लिए ग्रांटेड या परमिशन मिल जाती है और इसके मेंबर बन जाते हैं ये। फिर धीरे धीरे इसके 8 मेंबर हो जाते हैं ये, और 8 मेंबर के साथ फिर ईरान भी इसमें ऑफिशियली 2023 में इंक्लूड हो जाता है। तो वर्तमान में टोटल अभी कितने मेंबर हो गए हैं? एससीओ में 9 मेंबर हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारकों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की दिशा में भारत काम करता है। क्या ये कथन सही है? अब सही नहीं पूछा गया है, सही नहीं कौन सा है, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो भारत जो है वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करता है। भारत चाहता है कि विश्व से परमाणु निशस्त्रीकरण हो। ठीक है, भारत ये भी कहता है कि अगर दुनिया भर के सारे देश परमाणु अपना समाप्त कर देंगे तो भारत भी अपना परमाणु समाप्त कर देगा। ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वायत्तता को बनाए रखना, इनकी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना, बिल्कुल सही है, ये भी सही है भारतीय विदेश नीति में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करता है भारत, और पुनर्गठन, वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीयता की बात करता है, जो संप्रभुता और गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों का सम्मान करता है भारत, और इसका समर्थन भी करता है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ABC सही है अभी तक। डी देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समर्थन और तालमेल को बढ़ावा न देकर भारत के मूल राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, नहीं, गलत है ये। भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में समर्थन देता है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो बड़ा है इसमें तालमेल को बढ़ावा देता है, बढ़ावा नहीं बल्कि बढ़ावा देता है। ठीक है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या है? जैसे यूएनओ है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएनओ में भारत अपना समर्थन देता है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भारत कॉपरेशन की बात करता है, ना कि नॉन कॉपरेशन की। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी गलत है, बाकी ABC सही है। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कौन सा करेक्ट नहीं है? ध्यान रखना, नॉट करेक्ट की बात कर रहा है। वर्किंग टुवर्ड्स गोल ग्लोबल न्यूक्लियर
डिसआर्मामेंट, तो न्यूक्लियर ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ भारत का मोटिव है, बिल्कुल सही बात है। मेंटेनिंग ऑटोनॉमी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो बिल्कुल भारत चाहता है कि अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में किसी भी टाइप्स का कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सपोर्टिंग रिफॉर्म्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल multipolarity and the global order which respects the principle of a sovereignty and non interference। तो भारत बिल्कुल सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशंस के जो उद्देश्य हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल्स हैं उसके उद्देश्य हैं, ठीक है। और जो राष्ट्रों की एकता संप्रभुता होती है इनमें भारत क्या करता है, बिलीव करता है इंडिया, ठीक है। प्रोटेक्टिंग इंडियाज कोर नेशनल इंटरेस्ट बाय नॉट सीकिंग सपोर्ट ऑफ प्रमोटिंग कोऑर्डिनेशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो भारत ऐसा नहीं है, भारत हमेशा जो है इंटरनेशनल कम्युनिटीज में कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है, तो नॉट प्रमोटिंग नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, डी वाला गलत है, नॉट करेक्ट है, तो डी वाला नॉट करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। गुटनिरपेक्षता का मूल रूप से क्या मतलब है, ठीक है। अपनी खुद की नीति पर चलना, यही सही हो जाएगा। पावर ब्लॉक के प्रति तटस्थ रहना गलत है। विश्व में शांति और एकता लाना, ये भी गलत है। तीसरी विश्व की शक्ति होना, ये भी गलत है। तो चूज योर आउन पॉलिसी गुटनिरपेक्षता कहलाती है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट बेसिकली मीन्स क्या होता है इसका, तो चूजिंग और ऑन पॉलिसी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में है, क्योंकि हम अभी यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ही क्वेश्चन सारे लगा रहे हैं, ठीक है। भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए आपको देखना है, सही कथन की पहचान करना है, ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन से हैं या करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत का विदेश नीति के आदर्शों से है, बिल्कुल सही है। 51 में कहा गया है कि भारत जो है अपने विदेश नीति में विश्व शांति को प्रमोट करेगा। आर्टिकल 51 जो कि संविधान का भाग 4 कहता है, ठीक है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से भी जुड़ा हुआ है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है, तो बिल्कुल सही बात है। भारत की विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता जो है प्राइमरी रूप से, प्रमुख रूप से भारत की विदेश नीति का अंग रहा है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भारत और सोवियत संघ के मध्य 1991 में 20 वर्ष की शांति और मित्रता सहयोग की संधि संपन्न की गई थी, तो गलत है, ये 1971 में की गई थी, ठीक है। ये सब मैंने अपने मैराथन वाली क्लास में पढ़ा रखा है ना। आपको मैराथन क्लास की मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस क्लास को देख लीजिएगा, है ना। इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि मैराथन क्लास का लिंक आपको, या स्टार्टिंग में ही आपको आई बटन में ऊपर दिख जाएगा, ठीक है, वो देख लेना आप जाके। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि भारत के द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति का प्रारंभ 2014 में किया गया, तो नहीं, भारत के द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति जो है वो 1991 में की गई थी स्टार्टिंग, ठीक है, 1991 में, ठीक है। तो 2014 में पूर्व की ओर देखो नीति नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 में स्टार्ट की गई थी। लुक ईस्ट पॉलिसी नहीं बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 सही है, 3 और 4 क्या है, गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रिंसिपल ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो बिल्कुल करेक्ट है ये। आपने इंडियन आर्टिकल नंबर 51 देखेंगे तो उसमें भारत की विदेश नीति में शांति और सहयोग बढ़ाने की बात की गई है। नॉन अलाइनमेंट हैज बीन गिवन प्रोमिनेंस इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो नॉन अलाइनमेंट को, नैम को भारत की विदेश नीति में मोस्ट प्रोमिनेंस मिला हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का दर्जा मिला हुआ है, तो बिल्कुल सही है। इंडिया एंड द सोवियत यूनियन साइन 20 ईयर्स पीस फ्रेंडशिप ट्रीटी, इन्होंने जो साइन किया था वो कब किया था, 1998 में, तो गलत है, 1971 में किया था इन्होंने। इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन, ये 1991 में, 1991 में ही ये, ठीक है, 90-91 के दशक में ये आया था, ठीक है। 2014 में क्या आया था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आया था। तो एक इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं।
क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को देखने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।